नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा व्यावसायिक संप्रेषण की द्वितीय इकाई के द्वितीय हिस्से के अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। अपने पूर्व के अध्ययन से हमने यह जान लिया है कि किसी व्यवसाय में औपचारिक संप्रेषण किस तरह से कार्य करते हैं। प्रथम हिस्से के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यवसाय अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल सिस्टम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। उस अध्ययन से यह भी हमने समझ लिया है कि वर्तमान तीव्र गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में किसी व्यवसाय को सफल बने रहने के लिए उसमें एक सशक्त संचार तंत्र का होना आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, फॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रथम हिस्से के अध्ययन के बाद अब हम अपना अध्ययन द्वितीय हिस्से में आरंभ करते हैं। यहाँ हम अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है यह समझेंगे। इसके पश्चात अनौपचारिक संप्रेषण के गुण दोष, संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाएं तथा उसके निदान के लिए आवश्यक उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर हम अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम समझें कि अनौपचारिक संप्रेषण वास्तव में होता क्या है। अनौपचारिक संप्रेषण जो है वो औपचारिक संप्रेषण से भिन्न होता है। औपचारिक संप्रेषण में जैसे संप्रेषण के लिए निश्चित नियम होते हैं और उस नियम और कार्यप्रणाली के अंतर्गत ही सूचना का संप्रेषण होता है, वैसा कोई भी सूचना संप्रेषण हेतु निश्चित नियम, सिद्धांत या कार्यप्रणाली अनौपचारिक संप्रेषण में नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यावसायिक तंत्र में फॉर्मल कम्युनिकेशन हेतु वर्टिकल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन लागू किया जाएगा तो वहाँ यह भी तय होगा कि सूचना का संप्रेषण अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अर्थात फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में अपना कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म एक डिसिप्लिन में चलता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सूचना किसी भी दिशा में प्रभावित हो सकती है और यह किसी भी दिशा में प्रवाहित हो जाती है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए इसे हम अनौपचारिक संप्रेषण भी कहते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण के वर्गीकरण को समझने के लिए हम अपना ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित करें। अनौपचारिक संप्रेषण को ही अपुष्प संप्रेषण या अंगूरी लता संप्रेषण भी कहा जाता है। स्क्रीन में दर्शित वर्गीकरण प्रसिद्ध प्रबंध विद्वान श्री कीथ डेविस के द्वारा यह वर्गीकरण बतलाया गया था, इसीलिए इसे कीथ डेविस क्लासिफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ उन्होंने इसका वर्गीकरण 4 वर्ग में बांट कर किया है। पहले हिस्से में सिंगल स्टैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। यहाँ जो प्रबंध के तंत्र में जुड़े हुए संगठन के सदस्य हैं वो ABCDE ये अगर संप्रेषण सीधी रेखा में करें, यानी A से B हो, B से C हो, C से D हो, D से E हो, तीर की भांति जब सीधी रेखा में संप्रेषण होता है तो इसे सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन कहा जाता है। गॉसिपिंग में देखिए सूचना का संप्रेषण करता A है और वह BCDEFGHI यानी समूह में जितने भी लोग हैं वो उस सारे लोगों के साथ संप्रेषण कर लेता है। दूसरी एक बात यहाँ यह भी समझनी आवश्यक है कि यह समूह नॉन सिलेक्टिव बेसिस पर बना हुआ समूह है, यानी स्वतंत्र आधार पर बने हुए समूह में सूचना का संप्रेषण हो रहा है। इसे गपशप या गॉसिपिंग कहा जाता है। तीसरे प्रकार का वर्ग है प्रायिकता। प्रायिकता अर्थात यह सांख्यिकी की संभाव्यता के नियम पर इस प्रकार का वर्गीकरण आधारित होता है। यहाँ देखिए सूचना का संप्रेषण करता A के साथ समान दूरी पर F, B, D और J हैं। अब सूचना का संप्रेषण किए जाते समय A सूचना का संप्रेषण सिर्फ D से कर रहा है और F से कर रहा है, वो B और J से सूचना का संप्रेषण नहीं कर रहा है। यानी वो सिलेक्टिवली किसी से संप्रेषण करता है, किसी से संप्रेषण नहीं करता। यह संभाव्यता के नियम के आधार पर चलता है, इसीलिए इसे प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। और चौथे प्रकार का जो वर्गीकरण है इसे हम गुच्छ या क्लस्टर कहते हैं और इसी क्लासिफिकेशन के कारण अनौपचारिक संप्रेषण को अंगूरी लता संप्रेषण भी कहा जाता है। यहाँ सूचना का संप्रेषण करता अपने विश्वास के लोगों में पहले सूचना का संप्रेषण करता है
उसके पश्चात उसके विश्वास के लोग अपने अपने विश्वास के लोगों के साथ इसका संप्रेषण करते हैं और इसी क्रम में संप्रेषण आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसे अंगूरी लता संप्रेषण कहते हैं और यह संप्रेषण की इन कारणों से संप्रेषण की गति इसमें काफ़ी तीव्र होती है। तो चलिए मित्रों, वर्गीकरण के बाद अब हम अपना अध्ययन आगे ले जाते हैं। अंगूरी लता संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण के गुण को समझें। अनौपचारिक संप्रेषण का जो सबसे प्रधान विशेषता होती है वो होती है उसका तीव्र प्रसारण। अनौपचारिक संप्रेषण में संप्रेषण की गति जंगल में आग की मानिंद होती है और आजकल प्रबंधन के द्वारा इसका बहुत स्मार्टली यूज़ किया जाता है। जैसे प्रबंधन सूचना का संप्रेषण किए जाते समय धीरे से एक छोटा टैग लगाते हैं, अपने सहयोगी को यह बोल देते हैं कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिटवीन यू एंड मी। तो जैसे ही यह कहा जाता है तो संप्रेषिती जो होता है, जिसे सूचना प्राप्त होती है, वो उसे यह महसूस होता है कि ये सूचना गोपनीय है और जैसे ही उसे कोई गोपनीय सूचना प्राप्त होती है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो गोपनीय सूचना को अपने नज़दीकी लोगों को, अपने विश्वास के लोगों को बताना चाहता है और इस तरीके से ये सूचना के संप्रेषण की गति तीव्र हो जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा है, इसमें रेगुलर इंटरवल में फीडबैक प्राप्त होता रहता है। तो अगर संगठन अपने में कोई सुधार लाना चाहे, सुधार लाने की आवश्यकता हो, तो बहुत जल्दी इसमें सुधार हो जाते हैं। यह अन्य माध्यमों के सहयोगी के रूप में अर्थात फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यह सहयोगी के रूप में कार्य करता है तथा इससे मेलजोल कर्मचारियों के बीच में बढ़ने के कारण संगठन की संगठनात्मक शक्ति का विकास होता है। अगले क्रम पर देखें तो अनौपचारिक संप्रेषण के कुछ दोष भी हैं। अनौपचारिक संप्रेषण में चूँकि स्रोत घोषित नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के संप्रेषण में सूचना की विश्वसनीयता का अभाव होता है। अर्थात संप्रेषण के समय में हमेशा इस बात का संदेह होता है कि वह सूचना सही है या नहीं। यह सूचना एक से दूसरे की ओर जाते समय इसकी मौलिकता में गिरावट आती है। जो मूल संदेश होता है उस संदेश का स्वरूप गिरने लगता है, यानी उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो रेट कम होता चला जाता है। ये चूँकि इनफॉर्मल सिस्टम है, इसलिए इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। किसी भी स्तर पर हम किसी भी स्तर के कर्मचारी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, उत्तरदायित्व का अभाव होता है और ऐसे संप्रेषण की वजह से ही भ्रामक स्थिति बनती है। अर्थात यह तय नहीं हो पाता कि वास्तव में जो स्वरूप बनकर आ रहा है वो स्वरूप वास्तविक है या नहीं है। तो मित्रों, यहाँ तक हम देखें तो सूचना के तंत्र में औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण को हमने देखा। एक व्यवसाय के लिए इस अध्ययन को समेकित करते हुए हम यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय का संप्रेषण तंत्र उस व्यवसाय के लिए रीढ़ की हड्डी की भांति होता है और किसी भी व्यवसाय का कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म तब तक सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता जब तक कि उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संप्रेषण तंत्र को मिलाकर एक ऐसी तकनीक विकसित की जाए जो कि व्यापार को गतिशील बनाकर रख सके। तो यहाँ तक का अध्ययन हमारा संप्रेषण तंत्र का अध्ययन था। अब इसी से जुड़ी हुई एक और पक्ष है जिससे कि संप्रेषण के मार्ग में जो अवरोधक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से एक संप्रेषण का स्वरूप बदल जाता है, जिसे कि हम भ्रमित संप्रेषण कहते हैं, मिसकम्युनिकेशन कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, संप्रेषण के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं के कारण एक संदेश जो होता है वो दूसरे संप्रेषिती तक, संप्रेषक से संप्रेषिती तक पहुंचने में अपने मूल स्वरूप को खो देता है और इस स्थिति को हम भ्रामक संप्रेषण की स्थिति कहते हैं। हमने देखिए चित्र में एक संप्रेषण के अध्ययन को प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन प्रसिद्ध प्रबंध विशेषज्ञ डॉल्मर फिशर ने अपनी कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में इस अध्ययन को प्रकाशित किया है, जिसे हमने आपके अध्ययन के लिए उपलब्ध कराया है। देखिए, मौलिक संदेश जो होता है, जो निर्देशन मंडल के द्वारा जारी होता है, वह मौलिक संदेश होता है। वह जब प्रथम क्रम पर संप्रेषित होता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब उसे वाइस प्रेसिडेंट पे कम्युनिकेट करते हैं, तो संदेश 65% ही कम्युनिकेट हो पाता है। अर्थात इसकी मौलिकता में 35% की गिरावट आती है। जब उपाध्यक्ष से वह संदेश सामान्य पर्यवेक्षक तक जाता है तो इसमें 9% की गिरावट आ जाती है।
यानी मूल संदेश सिर्फ 56% ही बचता है। जब ये सामान्य पर्यवेक्षक से संयंत्र प्रबंधक तक जाता है तो इसमें पुनः 16% का क्षरण होता है, यानी संदेश जो है वो 40% ही पहुंच पाता है। और प्लांट मैनेजर से सामान्य अधिकर्मी तक, जनरल फोरमैन तक जाते जाते इसमें पुनः 10% की गिरावट आती है। और अंत में जो कर्मचारी स्तर तक, जहाँ के लिए वो मूल संदेश जारी हुआ था, वहाँ आते आते उसमें पुनः 10% की गिरावट आती है। तो जो संदेश मौलिक तौर पर जो जारी हुआ था वो सिर्फ 20% तक ही संप्रेषण ग्राही तक, रिसीवर तक पहुँच पाता है। संप्रेषण में इस गिरावट के कारण अनेक प्रकार के तत्व होते हैं जो संप्रेषण के मार्ग में बाधा बनने का कार्य करते हैं। इन्हें समझने के लिए हमने इसका अवरोधक तत्वों का एक वर्गीकरण आपके समक्ष अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया है। संप्रेषण के मार्ग के अवरोधक तत्वों में मुख्य रूप से भाषागत अवरोध होते हैं, इसमें संगठनात्मक अवरोध होते हैं, इसमें भावनात्मक अवरोध होते हैं, भौतिक अवरोध होते हैं, व्यक्तिगत अवरोध होते हैं तथा अन्य प्रकार के अवरोध होते हैं। तो चलिए मित्रों, इन्हें हम संक्षिप्त में समझें इन अवरोधों को। सबसे पहला भाषागत अवरोध। संदेश के निर्माण में कई बार ऐसा होता है कि संदेश बनाए जाते समय उसमें बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बड़े बड़े शब्दों के साथ साथ उसमें फ्लावरी लैंग्वेज भी उपयोग में लाई जाती है। और यह भी देखा गया है कि बड़े प्रकार के जो व्यावसायिक तंत्र होते हैं उनमें ओरिजिनली जो संदेश होते हैं वो मूलतः संदेश अंग्रेजी भाषा में बनाए जाते हैं और जो नीचे स्तर का कर्मचारी होता है जहाँ के लिए संदेश बनाए जाते हैं वो प्रायः हिंदी भाषी होता है। तो बीच में कहीं पर आकर उस सूचना का अनुवाद भी होता है। अनुवाद किए जाते समय कई बार दोष होता है, जो संदेश बनता है उसमें जो शब्द होते हैं वो अर्थहीन होते हैं। संदेशों के साथ कुछ मान्यताएं या कुछ प्री एजम्पशंस भी होते हैं, यानी यह संदेश भेजने वाला संप्रेषणकर्ता यह मान लेता है कि जिन लोगों के बीच में संदेश भेजा जा रहा है वो कुछ बातों को जानते हैं। यह एक संदेश की भ्रामक स्थिति बनने का बड़ा कारण होता है। तो यदि किसी संदेश के साथ साथ कुछ मान्यताएं हैं तो उन मान्यताओं को भी साथ ही साथ स्पष्ट कर देना आवश्यक होता है। कभी कभी संदेश के साथ कोई विशिष्ट प्रकार की शैली भी भाषागत अवरोध बनती है। जैसे अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर समझने के लिए देखें तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिस भाषा को उनके ही व्यवसाय के लोग या उनके ही पेशे के लोग उसे समझ पाते हैं। जैसे यदि आपका स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ गिराव, कुछ तकलीफ़ हो, आप डॉक्टर से मिलने के लिए जाएं तो डॉक्टर आपकी जांच करने के बाद में एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सी चीज़ें लिखते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आती। उसी प्रकार यदि हम न्यायालय की भाषा की बात करें तो न्यायालय में जो भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा माननीय न्यायाधीश महोदय और एडवोकेट्स ही उन भाषाओं को समझ पाते हैं, सामान्य व्यक्ति की समझ के बाहर होता है। तो ये भाषागत अवरोध संदेश के मार्ग में एक बड़ा कारण है। अगले क्रम पर देखें तो संगठनात्मक अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। कई संगठन ऐसे होते हैं जहाँ की बहुत से नियम होते हैं, उनका जटिल अपना ढांचा होता है, यानी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मैसेज कन्वे होते होते मैसेज यहाँ आकर कई जगह अवरोधित होने लगता है। कई संगठन में बेसिक सुविधाओं का अभाव होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बराबर नहीं है तो भी संप्रेषण के मार्ग में बाधा आती है। संप्रेषण किए जाते समय जो संगठन में कर्मचारियों के मध्य प्रतिष्ठात्मक संबंध होते हैं वो अपने रेपुटेशन को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, तो ये भी अवरोध का कार्य करते हैं। कभी कभी संप्रेषण सामग्री का संगठन में निम्न रख रखाव होता है, यह भी एक संप्रेषण के मार्ग में बड़ी बाधा बनता है। अगले क्रम पर देखें तो इमोशनल बैरियर भी एक बड़ा अवरोध है। मनुष्य सामान्य रूप से भावनात्मक प्राणी होता है। किसी भी सूचना को सुनने से उसके हृदय से खुशी या दुख के भाव उत्पन्न होते हैं और यह भाव अनेक ऐसे अवसरों पर देखा गया है कि इस भाव की तीव्रता की वजह से मूल संदेश का स्वरूप बदल जाता है। आवश्यक यह होता है कि संदेश का देने वाला और संदेश को पाने वाला दोनों ही शांतचित्त रहे, एकाग्रचित्त होकर संदेश को पाने और देने का कार्य करें। कई बार अपरिपक्वता में संदेश जो जिस स्वरूप में आता है उस स्वरूप में
न स्वीकार कर इसके स्वरूप को कई बार बदल कर या आगे संप्रेषित किया जाता है, जिसकी वजह से भी इसके मार्ग में बड़ी बाधा आती है। कई बार संप्रेषण का जो संप्रेषण करता होता है उस पर अविश्वास भी संप्रेषण के मार्ग में बड़ी बाधा है। मान लिया जाए कोई कर्मचारी ने भूतकाल में कोई ऐसा कार्य किया हो जिसकी वजह से उसके सहयोगी उस पर विश्वास न करते हो, तो यह डिस्ट्रस्ट भी कम्युनिकेशन के मार्ग में बड़ी बाधा बनता है। मनुष्य में चयनात्मक दृष्टिकोण होता है, वो अपने लाभ और हानि के आधार पर सूचनाओं को चयन करता है। जो उसके लाभ की चीज़ें होती हैं उन्हें वो तुरंत स्वीकार कर लेता है, और जो उसके लिए लाभप्रद नहीं होती वो उनकी तरफ ध्यान कम देता है। तो ये भी बड़ा बैरियर है। लोगों में लो ग्रास्पिंग पावर होता है, जैसा कि हमने प्रथम चित्र में बताया कि लो ग्रास्पिंग पावर की वजह से सूचना कर्मचारी तक पहुँचते तक उसमें 80% तक का क्षरण हो जाता है। कभी कभी सूचनाओं के संप्रेषण के साथ साथ कुछ अनावश्यक चीज़ें जोड़ दी जाती हैं उसमें, जो भी आगे चलकर भ्रम का कारण बनती हैं। अगले क्रम पर देखें मित्रों, तो भौतिक अवरोध में कुछ उत्पादन तंत्र ऐसे होते हैं जहाँ मशीनों का बहुतायत में प्रयोग होता है, वहाँ पर शोर होता है, कोलाहल होता है। वो भी सूचना का संप्रेषण पूर्णतः होने की मार्ग में बड़ी बाधा है। कई बार मशीनों की आवाज़ की वजह से कोई बात कही जाती है, वह पूरी की पूरी अगले क्रम तक नहीं पहुंच पाती है, और संकोच की वजह से संप्रेषण ग्रहीता उसे नहीं पूछता, आधा सुनता है, आधा समझता है, और उसके अनुसार वो कार्य करता है, तो मूल संदेश का स्वरूप बदल जाता है। हम अभी वर्तमान समय में साहित्य के महासागर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं कहें। देखा होगा तो आपने, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं कि आजकल लोगों का एक स्वभाव बन गया है कि अगर किसी प्रकार का उन्हें स्वास्थ्यगत समस्या महसूस होती है तो वे अपने सिम्टम्स को गूगल में टाइप करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनको क्या समस्या हो गई है, और गूगल उन्हें यह बतलाता भी है कि इन सिम्टम्स के कारण ये बीमारियां आप में हो सकती हैं। फिर उसके बाद वो उसका इलाज भी खोजने का प्रयास करते हैं। इलाज खोजने के बाद में उसमें दवाओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हम यह साहित्य के महासागर में है, गूगल है, और भी प्रकाशित साहित्य भी इतने हैं जो कि मनुष्य के मन में भ्रम पैदा करते हैं। हेलो इफेक्ट, कई बार संप्रेषण का समान स्तर के दो व्यक्तियों के बीच में एक संप्रेषण हो जाने की वजह से वे दोनों ही अगर यदि उसमें कार्य को करने के लिए अग्रसर हो जाए तो इसे हम हेलो इफेक्ट कहते हैं, जो भी संप्रेषण के मार्ग में बड़ी बाधा बनते हैं। फाइनेंशियल बैरियर एक बड़ा बैरियर है। वित्त की आवश्यकता होती है, अगर पर्याप्त वित्त का प्रबंधन न हो तो यह भी संप्रेषण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि व्यक्तिगत अवरोध को देखें तो व्यक्तिगत अवरोध में मनुष्य का व्यवहार संप्रेषण के मार्ग की बड़ी बाधा है। अगर मनुष्य का व्यवहार इंट्रोवर्ट है तो वह सीमित शब्दों में कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है, एक्सट्रोवर्ट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है, या दोनों ना होकर बैलेंस्ड बोलने वाला अगर संप्रेषण करता होगा तो संप्रेषण मूलतः संप्रेषित हो पाता है। संगठन में जो कर्मचारी होते हैं उनके मन में भय भी होता है। लोग प्रॉपर चैनल से इन्फॉर्मेशन, जैसे हम पूर्व से भी इस बात को समझते आ रहे हैं कि सूचना संप्रेषण हेतु जो संगठन होता है उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, और फॉर्मल स्ट्रक्चर में प्रॉपर चैनल तय होते हैं कि कौन सी सूचना किस तंत्र के माध्यम से किस तंत्र तक जाएगी। तो कर्मचारी रिजिड होता है कि मैं प्रॉपर चैनल से ही इन्फॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करूंगा, ये भी एक बड़ा बैरियर है। लैक ऑफ टाइम, आपने प्रायः बोलचाल की भाषा में लोगों को बोलते सुना होगा कि समय का अभाव है, समय नहीं है। लोगों में लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट अर्थात अगर कोई कार्य करने में रुचि नहीं है, अरुचि है, तो ये भी संगठन के मार्ग में बड़ी बाधा है। आजकल प्रेरणा की भी आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है, तो अगर यदि संगठन के कर्मचारियों में प्रेरणा का अभाव है, प्रॉपर उनका मोटिवेशन नहीं हो रहा है, तो भी वो एक बड़ा बैरियर बनता है। अन्य अवरोधों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम ये वर्तमान अध्ययन कर रहे हैं, ये क्लासरूम स्टडी के पैरेलल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अध्ययन है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है। हम एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन के भी दबाव में हैं। अभी इतनी सूचनाएं हैं, गूगल से अगर यदि आप किसी सूचना को खोजने का प्रयास करें तो वहाँ से इतनी सूचनाएं हैं कि इन सूचनाओं के दबाव में हम कई बार मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। हिंदुस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत है। यदि संगठन इस प्रकार का है कि उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो दोनों के भाषागत भिन्नता की वजह से या कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से भी सूचना के संप्रेषण में बाधा आती है। अनेक शासकीय नियम भी
कार्य करने की दिशा में या सूचनाओं के संप्रेषण के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक यदि हम देखें तो ये 6 समूह में बांटकर सूचना के संप्रेषण के अवरोध को हमने अध्ययन किया। यहाँ तक के अध्ययन के पश्चात यदि देखा जाए तो संप्रेषण के मार्ग में इन बाधाओं को ठीक करने के लिए, इन बाधाओं का निराकरण करने के लिए कुछ सुझाव भी आपके समक्ष स्क्रीन में दर्शाए गए हैं। सूचना का संप्रेषण किए जाते समय संप्रेषण की सोच स्पष्ट होनी चाहिए, यानी उसे यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए उसके दिमाग में कि वह सूचना को किस स्वरूप में संप्रेषित करना चाहता है। सूचना के संप्रेषण के लिए जो भाषा उसके द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वो भाषा इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, अर्थात उसमें बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सुनकर संप्रेषित उसे समझ पाए। अगर किसी प्रकार की पृष्ठभूमि की आवश्यकता है तो पृष्ठभूमि भी सूचना के साथ जोड़ी जानी चाहिए, यानी अगर यदि कोई बैकग्राउंड किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आवश्यक है तो वो बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए। सूचना के संप्रेषण के समय भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी हो सकता है कि सूचना के संप्रेषण से सूचना के प्राप्त करने वाले को खुशी हो या सूचना के प्राप्त करने वाले को दुख हो। इन दोनों ही प्रकार की स्थिति का निर्माण न हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर यदि किसी सूचना के साथ कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है, क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो क्लैरिफिकेशन भी अलॉन्ग विथ ओरिजिनल मैसेज अटैच्ड होना चाहिए, यानी इसे अलग से और खोज कर समझने का प्रयास संप्रेषण के लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संप्रेषण के साथ में अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है और जो फीडबैक रेगुलर इंटरवल में प्राप्त होते रहते हैं, इन फीडबैक के अनुसार यदि हम अपने तंत्र में सुधार करते चलते हैं तो ऐसी स्थिति में एक संप्रेषण जो बाधाओं के कारण मिसकम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो भ्रामक स्थिति बनती है उससे संगठन को बचाया जा सकता है और औपचारिक संप्रेषण को लाभप्रद बनाने के लिए अनौपचारिक संप्रेषण का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, हम अपने अध्ययन को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं और आप सभी से कहते हैं कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।